10-5 गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका एल्वन क्लासेस में हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। और जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग साथ हैं और उम्मीद करता हूँ साथ आगे भी साथ बना रहेगा और इस लेक्चर में भी आप लोग जो है पूरी गर्मजोशी के साथ साथ देंगे। और जिन-जिन की अभी प्रिपरेशन चल रही है, शायद 17 तारीख को मेरे ख्याल से एलटी का लास्ट पेपर है और उस दिन सोशल साइंस वालों का भी पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि वो सभी लोग अपने जी-जान से तैयारियों में लगे होंगे और उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आगे के लिए। और उम्मीद करता हूँ सभी-सभी जो अपने मकसद लेके यहाँ पे आए हैं इलाहाबाद में, या फिर कुछ लोग अपने घरों से दूर हैं या कुछ लोग अपने घरों में रह के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? उन सभी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि वो आगे जो पेपर है उनके लिए उसमें कुछ अच्छा कर पाएँ, ताकि अपना जो फ्यूचर है सिक्योर कर पाएँ, जीवन को बेहतर ढंग से जीने में सफल हो पाएँ। ख़ैर दोस्तों, जो अब लेक्चर की बात कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर जब हमने लिया था, लास्ट लेक्चर हमने लिया था जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य शासन, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद का जो काल आता है, वो काल आता है दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बाद का जो शासनकाल आता है, वो थोड़ा-सा शासनकाल कुछ मायनों में कुछ नए राजवंशों का उदय होता है, जिसमें शुंग राजवंश की हम लोग गिनती कर सकते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो आंध्र सातवाहन, कर्ण वंश, कई सारे वंश जो उभर के आते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो अ एक कह सकते हैं कि जो विदेशी आक्रमण हुए थे, उसमें वो भी इतिहास के उस हिस्से में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो रिफ़ॉर्म्स हुए थे मौर्योत्तर काल की, अगर जब बात करेंगे, जैसे मौर्यों के बाद की जब स्थिति, जब मौर्य मौर्य प्रशासन डिक्लाइन पे था, मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन पे था, उस समय क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से जो हमारा समाज है, किस प्रकार से इसमें सोशल रिफ़ॉर्म्स आते हैं, किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है। आप उसे सोशल रिफ़ॉर्म्स कह सकते हैं या सोसाइटी का बद से बदतर होना कह सकते हैं। हालाँकि कई मायनों में सोसाइटी कुछ चीज़ों में बहुत परिवर्तित हुई थी और कुछ चीज़ों मतलब पॉज़िटिव एस्पेक्ट में परिवर्तित हुई थी, कुछ चीज़ों में उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में परिवर्तित हुई थी। इसके अलावा राजनीतिक स्थिति की चर्चा करेंगे, जो उसकी पॉलिटिकल कंडीशन थी, ठीक है? और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे उनके धार्मिक जो चेंजेस आए थे या धार्मिक चीज़ों में किस-किस तरीके से बदलाव आए थे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मौर्य काल में जैसे कनिष्क के शासन में, स्पेशली जो कुषाणों का शासनकाल था, उस शासनकाल में पहली बार मूर्ति निर्माण हुई थी और पहली जो मूर्ति बनी थी वो बुद्धा की बनी थी, ठीक है? तो इस प्रकार से किस प्रकार से चेंजेस आए थे, सोशली किस प्रकार से चेंजेस आए थे, पॉलिटिकली किस प्रकार के चेंजेस आए थे, इकोनॉमिकली किस प्रकार के चेंजेस आए थे, ठीक है? इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बहुत कोशिश करूँगा जो थोड़ा-सा उसको डीप लेके जाने की, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, हालाँकि ये एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगी। इसके अलावा जो अगर आप सिविल सर्विसेज़ देते हैं, जैसे आप यूपीएससी का देते हैं और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स देते हैं सिविल सर्विसेज़ के, तो उसके लिए भी उतने ही लाभदायक रहेंगे अगर आप देखेंगे तो। हालाँकि मैं कल भी कहा था कि वन डे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अधिक लाभदायक नहीं है, बहुत अधिक थोड़ा-सा डीप चला जाता है, इस चक्कर में वहाँ पे इतना अधिक आपके लिए काम नहीं करेगा। तो तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी, फिर से बता रहा हूँ, आज की क्लास हमारी होने वाली है मौर्योत्तर काल, जिसमें हम चर्चा करेंगे मौर्यों के बाद के शासन-प्रशासन की, विभिन्न राजवंशों के, उनके शासकों की, उनकी व्यवस्थाओं की, और किस प्रकार से जो सोशल, अभी बताया था मैंने, सोशल, पॉलिटिकली और धार्मिक रूप से और ट्रेडिंग के रूप में, ट्रेड में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसमें सहयोग करेंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो लोग देख रहे हैं, अगर आ सकें तो आप आएँ, क्योंकि ये क्लास आपके लिए एलटी के एग्ज़ाम के लिए थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक? चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। अरे यार! ठीक। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमसे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? सामने आपके सामने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप हम लोगों को जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप पे भी हम लोग हैं, ठीक है? और
यूट्यूब पे आप लोग देख ही रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो ये जो मतलब अलग-अलग तरीके हैं जुड़ने के, उनमें से कोई भी तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरीका इस्तेमाल करने के बाद आप लोग जहाँ तक पहुँचेंगे, वो हर रास्ता वहीं तक आता है, जहाँ तक मैं हूँ, ठीक है? हमारे मतलब हमारी संस्था तक आता है। तो रास्ते बहुत सारे हैं, इन रास्तों में से कोई सा भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुँच जाएँगे। चलिए अगला हम लोग चर्चा करते हैं आज के जो टॉपिक है। आज की जो आज का जो टॉपिक मैंने बता दिया है, ठीक है? टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया है। अब तो टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, ठीक? पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए गौर फरमाइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन-सी मुद्रा हाथ की स्थिति, ठीक है? मुद्रा में से यहाँ पे हाथ की स्थिति से जो मॉनेटरी है ना, जो मुद्रा वो वाली नहीं है, ठीक है? और गांधार शैली की बुद्ध की मूर्तियों से नहीं मिलती है, ठीक है? बुद्ध की मूर्तियाँ दिया हुआ है, इसमें बुद्धि दे रखा है, बुद्ध, ठीक है? बुद्ध की मूर्तियों से नहीं मिलती। भू स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अंजलि वृद्ध मुद्रा। ठीक है? जो गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ बनी थी, उस मूर्तियों में कौन-सी जो उनकी जो मुद्रा थी, उस मुद्रा में वो मूर्तियाँ नहीं बनी थी। तो दोस्तों ये मूर्तियाँ बनी थी अंजलि बद्ध, ठीक है? इस मुद्रा में मूर्तियाँ नहीं बनी थी, ठीक है? गांधार शैली की। सेकंड है, निम्न में से कौन-सा भारत में रोम के सोने के प्रभाव पे विषाद व्यक्त करता है? ठीक है, मैं बता बता चुका हूँ, जो ट्रेडिंग में जो चेंजेस आए थे, जैसे रोमन एम्पायर, उस समय रोमन एम्पायर जो मौर्योत्तर काल में रोमन एम्पायर उसमें बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था, वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। तो भारत से उसका ट्रेड बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत विकसित अवस्था में था। ये ट्रेड इतनी विकसित अवस्था में था और उस विकसित अवस्था की स्थिति में हम उसमें फ़ायदे में थे। ठीक? किसमें? हम उसमें प्रॉफ़िट में थे। हमारा जो कह सकते हैं कि जो ट्रेड होता था रोमन और हमारे बीच में, उस ट्रेड में हम लोगों को फ़ायदा बहुत बड़ी मात्रा में फ़ायदा होता था, जिसकी वजह से ये जो सोने का जो प्रवाह था, भारत में बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ा था, जिसकी वजह से ये सेंटेंस उभर के आता है। कौन उसके सोने के प्रभाव पे विषाद मतलब शोक व्यक्त करता है? स्ट्रैबो, टॉलमी, प्लिनी और एरियन। कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है प्लिनी, ठीक है? प्लिनी का ये अर्थ था कि किस प्रकार से जो भारत और रोम के बीच में ट्रेड हो रहा है, किस प्रकार से उसको सोने को मतलब उसके जो विलासितापूर्ण चीज़ों को खरीदने के लिए किस प्रकार से रोमन साम्राज्य अपना सोना बहा रहा है, ठीक है? नंदी और शिव की मूर्तियों से युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? नंदी और शिव, ठीक है? जिसमें नंदी, शिव या फिर बैल भी कह सकते हैं कि मूर्ति से युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? होवेस्क, वासुदेव, योधेय तथा विम कटफिशिस, ठीक? नेहा सिंह, सी, पहले का सी है, ठीक है? प्रचलन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? ये विम कटफिशिस थे ना, जो विम कटफिशिस थे, कनिष्क जो कहते हैं कुषाण शासक थे, ठीक है? सेकंड कुषाण शासक थे, तो उन्होंने सबसे पहले नंदी और शिव की मूर्ति अपने सिक्कों पे अंकित कराई थी। अगला अगला है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मनुस्मृति पे निम्न में से किसने टीका नहीं लिखा है? नेहा, डी। हाँ, डी बिल्कुल ठीक है, चौथे का आंसर डी बिल्कुल ठीक है। मनुस्मृति पर किसने टीका नहीं लिखा है, ठीक है? भाष्य नहीं लिखा कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, गोविंदराज, कुल्लुक और मेघातिथि और विज्ञानेश्वर। किसने नहीं लिखा है? तो ये लिखा है विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने मनुस्मृति पे टीका नहीं लिखा था। जैसे गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, वेदातिथि और भरूची, इन्होंने मनुस्मृति पे टीका लिखा है। इसके अलावा विज्ञानेश्वर और अपराक ने किस पे टीका लिखा है? यज्ञवालक स्मृति पे टीका लिखा है। तो फोर्थ का होगा डी। पांचवा है, सातवाहनों ने किन धातुओं से अपने सिक्के डाले थे? सातवाहनों ने किन धातुओं से अपने सिक्कों को ढाला था? किन धातुओं में? ठीक है? सीसा, तांबा, चांदी, पोटीन। सीसा, तांबा, सोना, चांदी। सीसा, तांबा, सीसा और पोटीन। ठीक? तो ये तांबे थे, सीसा, तांबा, चांदी और पोटीन। इसका आंसर ए होगा, ठीक है? फिफ्थ का आंसर ए होगा। सिक्स पे बात करते हैं, सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन पे बात करें। नेहा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सिक्स पे बात करेंगे, निम्न कृतियों का कालानुक्रम संयोजन कीजिए। पेरिपल्स ऑफ द एरेथ्रन जो बुक्स लिखी गई थी उनकी चर्चा हो रही है, टॉलमी, ज्योग्राफी, मेगास्थनीज की इंडिया और कॉस्मोस, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे, मेगास्थनीज की इंडिका सबसे पहले लिखी गई थी, आप लोग जानते हैं मौर्यंस के शासनकाल में लिखी गई थी। उसके अलावा लिखी गई पेरिपन ऑफ द एरेथन यानी कि तीन एक, नहीं 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 नहीं
टॉलमी की ज्योग्राफी, 3 2 1, एक मिनट। मैगनीज थिंगिस, हाँ ठीक है। उसके बाद टॉलमी की ज्योग्राफी लिखी गई थी और थर्ड पे लिखा पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेस और फोर्थ पे लिखी गई थी कॉस्मोस। ठीक है, 3 2 1 4, 3 2 1 4। जैसे पेरिपल्स ऑफ द जो एरिथ्रेस जो बुक लिखी गई है, उस बुक का राइटर हम लोगों को जानकारी में नहीं है। मतलब अभी तक जो ऐतिहासिक जो साक्ष्य उभर के आए हैं, तो इस बुक के राइटर का कोई पता नहीं चला। इस बुक का राइटर कौन है दोस्तों, अज्ञात है। 6 पे है, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका आधिपत्य रहा। मौर्यों के पश्चात, ठीक है। किस बैक्ट्रियन, ग्रीक, कुषाण शासकों का, शक शासकों का और हूण शासकों का, किस शासक का, मतलब किस जो राजवंश था उसका अधिकार रहा है, तो वो रहा है दोस्तों कुषाण शासकों का। ठीक है, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार रहा है, कुषाण शासकों का। अच्छा, यहाँ एक चीज बात और है, जैसे कि भारत में दो ऐसे साम्राज्य हुए जिनका अगर शासन देखा जाए इंटरनेशनल, जो उनका शासन था। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं जो कनिष्क का जो शासन था, कनिष्क का शासन बहुत बड़े एरिया फैला हुआ था। उसका जो शासन था, जो उसने जो सिल्क मार्ग था, ठीक है, सिल्क मार्ग जैसे मतलब व्यापार होता था, सिल्क का व्यापार होता था, जो पश्चिम देशों के साथ होता था, रोमन्स के साथ होता था। तो उस मार्ग पर जो कनिष्क शासक थे, जो कुषाण शासक थे, उस पे अधिकार कर रखा था, जिसमें कनिष्क ने उस क्षेत्र पे अधिकार कर रखा था। तो इस वजह से भी इनके जो ट्रेडिंग पॉलिसी थी, वो बहुत ट्रेडिंग जो पोजीशन थी, वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ठीक, 8वें नंबर पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, विभिन्न विदेशी राजा हैं, उनके राजाओं के जो पद, उनके राजाओं के जो नाम दिए गए हैं, उनको हमको मिलाना है। जैसे मिस्र का राजा क्या था, टॉलमी फिलाडेल्फस तृतीय। ठीक है, और सीरिया का राजा था एंटीयोकस। ठीक है, सीरिया का राजा कौन था, एंटीयोकस। और मैसेडोनिया का राजा था अ, कोरिंथ। मैसेडोनिया का राजा था एंटीगोनस। ठीक है, कोरिंथ का राजा था एंटिकीन। ठीक है, मैसेडोनिया का राजा था एंटीगोनस। एक का बी, दो का ए, 3 का सी, 4 का डी। ठीक है, 8 का डी है। ठीक है, 8 का आंसर दोस्तों डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। आज क्या अब बड़ी समस्या पैदा हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था। सातवाहन युग में प्रसिद्ध था। देखिए, सातवाहन जो शासकों के जो सातवाहन शासक थे, उसमें जो सिमुक था, सिमुक ने आंध्र सातवाहन शासकों का जो साम्राज्य स्थापित किया था। आंध्र सातवाहनों ने उनके किसके कर्ण, जो अंतिम कर्ण शासक था, उसकी हत्या करके सातवाहनों ने शासन प्राप्त किया था। तो इसमें से कौन सा युग में प्रसिद्ध था। ठीक है, चिरद हो गया, नगर हो गया, श्रृंगवेरपुर हो गया, मोहगोग हो गया। कौन सा इसमें से फेमस था, तो था तगर। ठीक है, ये किसका था, जो सातवाहन के शासकों के शासनकाल का प्रसिद्ध एक बंदरगाह था। ठीक, आगे चलते हैं। 10वां, मुक्ता मत्स्यकी क्षेत्र किस नाम जो है कौन सा जाना जाता है। इसमें से मुक्ता मत्स्यकी क्षेत्र नाम से कौन जाना जाता है। ठीक, तो सामने है गुजरात, चोलामंडलम, तमिलागम और कलिंग। ठीक, तो ये है तमिलागलम, तमिला तमिलागम। आगे हमारा एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11th। सुपारिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। सुपारिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। चंपा, कोरोमंडल, अपरांतक और मलाबार। सुपारिक बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बंदरगाह स्थित है कहाँ, अपरांत। ठीक है, अपरांत, तो देखिए अपरांत से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये आ जाता है महाराष्ट्र, इसकी जगह लिखा हुआ आ जाए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र भी ठीक होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का जो प्राचीन नाम है अपरांत है। ठीक है, जिस प्रकार से माध्यमिका का प्राचीन नाम आपको चित्तौड़ का प्राचीन नाम माध्यमिका मिलता है। नागार्जुन का प्राचीन नाम विजयपुरी मिलता है। अमरकंटक का प्राचीन नाम धान्यकटक मिलता है। ठीक है, हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीज से अभिन्नता स्थापित की है, मतलब उसे समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है, वो है स्कंद हो गया, शिव हो गया, कृष्ण हो गया, पर्जन्य हो गया। ठीक है, कौन से इसमें जो देवता हैं उनका जो समन्वय है वो किससे, जो ग्रीक हेराक्लिस से जिसकी अभिन्नता स्थापित करने का प्रयास किया, किसने, ग्रीक लेखकों ने। ये दोस्तों थे कृष्ण। ठीक है, कौन थे, कृष्ण। और ये जो शिव थे, इसको डायोनुसियस बोला जाता था, डायोनिसियस।
ठीक है, शिव को। अगला क्वेश्चन हमारा चलता है 13वें नंबर पे। शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? यह पशुपात संप्रदाय के एक प्रमुख लक्षण पशुपात विमोचन से अभिन्न अंग है, यह लकुलिश का जन्म स्थान है, यह कपालिकों के व्रतों में से एक व्रत है, यह कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निर्धारित एक धार्मिक व्रत है। उपयुक्त में से कौन सा सही आंसर है? तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, उपयुक्त में से जो सबसे सही आंसर है वो लकुलिश का जन्म स्थान है, जिन्होंने पशुपात संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, और कायावरुण कहाँ पड़ता है? गुजरात, ये इनका जन्म स्थान है। 13 नंबर पे स्मृतियों में उल्लेखित अपधर्म के विषय में कौन सा सत्य है? जो जो उस समय की जो स्मृतियाँ थी, ठीक है? उस समय जो स्मृतियाँ लिखी गई थी, या कह सकते हैं जो धर्म सूत्र और स्मृतियाँ, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, जो धर्म सूत्र और स्मृतियों का जो काल रहा है, उस काल में जो सामाजिक व्यवस्थाएँ बहुत विषम होती चली गई, जिसमें महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, शूद्रों की स्थिति ऑलरेडी दयनीय थी, और महिलाओं की स्थिति भी सन्य-सन्य बहुत ही मतलब बुरी स्थिति हो गई थी उस दौरान में। तो स्मृतियों में उल्लेखित अपधर्म के विषय में क्या सत्य है? इसका तात्पर्य या कर्तव्य त्याग था, इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी, ठीक? इसका तात्पर्य या ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ थे। लास्ट है इसका असहाय या विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य, ठीक है? इसका चौथा बिल्कुल ठीक है कि अपधर्म का मतलब है कि विपत्ति की स्थिति में जो 4 वर्ण है, चारों वर्ण में से कोई भी अपना जो विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, उनके अपने कर्तव्यों से हैं, और इसके अलावा वो दूसरा, ठीक है, उनके कर्तव्यों से, ठीक। मात्र देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पे मिलता है? मात्र देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पे मिलता है? कुलिंद हो गया, हिंद यमन शासक हो गया, कुषाण हो गया और गुप्त हो गया, ठीक है। किसके सिक्कों पे मिलता है दोस्तों? ये सिक्कों पे मिलता है कुषाणों पे, कुषाणों के सिक्कों पे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली जो इसके कुषाणों के एक शासक थे, कुषाण के राजवंश में एक शासक हुए थे हुविस्क। हुविस्क के जो शासन काल में उनके सिक्कों पे सबसे अधिक देवी देवताओं का अंकन मिलता है। किसका? हुविस्क के। और हुविस्क किसके शासन काल में थे? कुषाणों के राजवंश से ताल्लुक रखते थे। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित करना। चेर जो शासक थे, कारिकल, चोल, सिमुक, पांड्या, नेडुजेलियन और सातवाहन, सेनगुट्टवन, ठीक है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों ये सही सुमेलित है पांड्या। पांड्य शासक था, नेडुजेलियन थे पांड्य शासक। कारिकल जो थे, कारिकल क्या थे? कारिकल चोल शासक थे। कारिकल का जो चोल शासक थे, इनका अर्थ होता है जले हुए पैर वाला। ये चोलों के जो प्रारंभिक शासन था, प्रारंभिक शासकों के सबसे महानतम शासक थे, कौन थे दोस्तों? कारिकल, ठीक है। और इसके अलावा चेर, सेनगुट्टवन, और जो सातवाहन को शासक, प्रथम शासक थे सुमुख। आगे चर्चा करेंगे हम लोग 16 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य में शामिल है? ठीक है, तोलकप्पियम एवं ठीक है, तिरुकुक्कुरल, ठीक है, तोलकप्पियम तथा तिरुकुक्कुरल, और दूसरा अहनानुरु तथा पुरनानुरु, और पाद्रित पत्तू एवं मुरेकक्कचांची। अरे यार, बड़े देखिए, साउथ इंडियन जो नाम है, थोड़ा सा हो सकता है मुझे बोलने में थोड़ी समस्या आ रही है, या फिर पढ़ने में समस्या आ रही है, तो दोस्तों उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ पाऊँ। और मुरे कक्कांची, ठीक है, लास्ट है शिल्पद्दिकारम एवं मणिमेखले, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लास्ट आंसर, ठीक है। इसका शिल्पद्दिकारम थोड़ा मणिमेखले, इसके अलावा एक जीवक चिंतामणि और दो और थे, ठीक है। इसमें शिल्पद्दिकारम को हम लोग नुपुर की कहानी बोलते हैं, नुपुर की कहानी, ठीक है। और जो मणिमेखले हैं वो शिल्पद्दिकारम जहाँ कहानी खत्म होती है, मणिमेखले वहां से कहानी शुरू होती है। और इसके जो नायक नायिका हैं, 3 लोग हैं। कोवलन है, कन्नगी है, कन्नगी के हस्बैंड है कोवलन, और फिर एक नर्तकी है माधवी, ठीक। उनके मतलब प्रेम ट्रायंगल के इधर उधर चीजें घूमती रहती, लव ट्रायंगल के। पहले देखिए, लव ट्रायंगल जो प्राचीन काल में जो लव ट्रायंगल का एक जो एग्जाम्पल आपको सामने मिलता है, आजकल लव ट्रायंगल भी नहीं होते हैं, सिंगल वाला लव होता है, उसमें भी खतरे बहुत अपने तरीके के दूसरे खतरे उत्पन्न हो चुके हैं। और बहुत ही अभी एक हाल में एक केस सुनने में मिला है, काफ़ी खतरनाक खतरनाक केस आते हैं। इतने अधिक वायलेंट केस आ रहे हैं इस प्रकार से
कि मुझे लग रहा है कि मनुष्यों के अंदर दया भाव बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कोई किसी को कत्ल करने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा है और इतने ब्रूटली किए जा रहे हैं कि वो आपने देखा ही होगा वो टुकड़े-टुकड़े करके ड्रम में भरने वाला केस और फिर मेघालय पता नहीं कहाँ ले जाके अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया गया था। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं तो इसपे देखिए इसमें कोई मज़ाक वाली चीज़ नहीं है, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। ये इस तरीके के जो केसेज़ जो आ रहे हैं रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से रैपिडली बढ़े हैं और रैपिडली बढ़ने के बहुत सारे कारण रहे हैं और मुझे जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारण लगता है, वो लगता है कि जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका नैतिक आचरण, ठीक है? उसका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक? आप किसी व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पे पहचान सकते हैं, ठीक है? उसके सोच-विचार आचरण का अर्थ में से ये नहीं है कि वो ऐसा नहीं कि आपसे मीठा-मीठा बोल रहा है, अरे! अरे! उसका आचरण बहुत अच्छा है, वो मेरे पैर छूता है या वो करता है। आचरण मीन्स यहाँ पे ये भी होता है कि उसके सोच-विचार दूसरे व्यक्तियों के बारे में क्या है, उसका स्त्रियों के बारे में उसके सोच-विचार क्या हैं, ठीक है? और वो जो पहनती हैं उसके बारे में सोच-विचार क्या हैं। जैसे अगर आप इस पे चर्चा करेंगे, बहुत से आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि देखिए आज समय थोड़ा बहुत है और बहुत अधिक क्या है ना पढ़ाने में थोड़ी-सी समस्या आ रही है, हल्का-सा फ़ीवर है। मेन चीज़ है ना कि क्या होता है कि चलिए छोड़िए हटाइए आगे चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा ना ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इन चीज़ों पे अगर डिबेट करेंगे लाइफ़ लाइन मतलब लाइन बहुत लंबी हो जाएगी और रिज़ल्ट हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है कि जो लोग उस मानसिकता जिनका है वो उस कोर मानसिकता के हैं वो और एक संकीर्ण मानसिकता है, वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? वो चीज़ उनके दिलो-दिमाग और उनका जो अहंकारी व्यक्तित्व होता है, वो भी उन्हें उस चीज़ को बाहर नहीं निकलने देता है। बैक्टीरिया जो पारंपरिक काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र का मूल क्षेत्र था। आज की तारीख में निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है बैक्टीरिया, ठीक है? वो है पंजाब, बलूचिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, ठीक? कहाँ है तो ये दोस्तों स्थित है अफ़गानिस्तान में। आगे है 18वाँ क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन क्या कहता है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को कथन आर दिया गया है, नीचे कूटों को हमको सही चयनित करना है। पहला है गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। सेकंड क्या कहता है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुकों को संरक्षण प्रदान किया। तो तो पहला जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वर्णी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं थे बल्कि वो इसके पक्ष में थे और उन्होंने चतुर्वर्णी व्यवस्था को दोबारा से पुनः स्थापित करने का श्रेय इनको दिया जाता है और इसी वजह से इन्होंने द्विज ब्राह्मण होने का भी जो द्विज ब्राह्मण की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। और तो पहला तो गलत हो गया और दूसरा सही है, यानी कि ए गलत है किंतु कारण आर सही है, ठीक है? इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग 19 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कुषाण राजा कौन थे जिनके सिक्कों पर शिव अथवा नंदी अथवा शिव का कोई आयुध अंकित है? मतलब शिव हो या शिव के साथ नंदी हो या फिर नंदी हो या फिर शिव का कोई आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र जैसे भाला डमरू और सांप वगैरह इस तरीके से कुछ उस पे अंकित होना चाहिए। हुविस्क हो गया, कनिष्क हो गया, कुछ कुजल कट फिशेस हो गया, विम कट फिशेस हो गया, ठीक है? तो इसमें से कौन से तो इसमें से दोस्तों हुविस्क के सिक्कों पे भी है, कनिष्क के सिक्कों पे भी है, चौथे 1 2 4 ठीक है? 1, 2, 4 और ठीक है जो कनिष्क के सिक्कों पे अंकित है, जो शिव की आकृति अंकित है, उसपे एक आइसो भी लिखा है, ठीक? क्या लिखा है? आइसो। आइसो का मतलब वहाँ पे शिव से है, ठीक है? आइसो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए इसको ध्यान रखिएगा, आइसो किसके सिक्कों पे अंकित है? 20वां है दक्षिण भारत के इतिहास में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? हमको सबको सुमेलित करना है, ठीक है? सुमेलित नहीं करना है, मैं इस मतलब उसको क्रम बिल्कुल रीअरेंज करना है, ठीक है? मौर्य शासन का प्रशासन, पाषाण काल संस्कृति का आरंभ, संगम युग, पल्लव प्रभुत्व, ठीक? तो सबसे पहले कौन-सा हुआ था? महापाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ था, फिर उसके बाद मौर्य शासन का विस्तार, फिर उसके बाद संगम युग, फिर चौथा है पल्लव प्रभुत्व यानी कि 2-1 3-4 2-1 3-4 2-1 3-4 ठीक? इसका बी आंसर ठीक है। 21 पे आते हैं। 21 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल से पंचव्रषणी वीरों का उल्लेख करने वाला एक प्राचीन अभिलेख मिला है ठीक है किस जगह से पंचव्रषणी वीरों का उल्लेख करने वाला एक अभिलेख मिला है घुसुंडी अभिलेख बेसनगर अभिलेख द्वारिका और मथुरा कहाँ से मिला है दोस्तों ये मिला है मथुरा से
मथुरा में एक मोरा अभिलेख मिला है, मोरा अभिलेख, ठीक है। मोरा अभिलेख किसका है? तोसा नाम की एक महिला का है, ठीक है। तोसा महिला, तोसा नाम की एक महिला थे, उसने ये अभिलेख खुदवाया था मोरा अभिलेख में। उस मोरा अभिलेख में ही ये पंचवर्ण वीरों का इसमें, जिसमें साम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और संकर्षण वासुदेव का उल्लेख किया गया है। आगे चर्चा करेंगे। 22 संगम साहित्य में उल्लेखित शब्द नाडुकल क्या है? संगम साहित्य में उल्लेखित शब्द नाडुकल क्या है? यह है वेल्लीर राजा से संबंधित, स्मरण पत्थर के प्रस्तर के प्रयुक्त में प्रयुक्त होता था। नाडुओं पर एक कर, भारत रोम व्यापार में एक निर्यात की वस्तु थी। नाडुकल क्या था? तो नाडुकल दोस्तों था स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। मतलब जब कोई सैनिक या योद्धा की मतलब रणभूमि में मृत्यु होती थी, और या फिर युद्ध करते हुए मृत्यु होती थी, या फिर युद्ध करने के बाद उससे लगे हुए उससे लगे हुए घाव से उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके स्मरण में इस प्रकार की व्यवस्था थी, एक स्मरण प्रस्तर स्थापित किया जाता था उसके नाम का, तो उसको नाडुकल बोलते थे। 23 है तौल एवं मानों के राज्य के प्रमाणीकरण एवं उनके आवधिक निरीक्षण का विधान किसने किया था? ठीक है, किसके आवधिक निरीक्षण का प्रावधान या विधान किसने किया था? मनु ने, नारद ने, बृहस्पति ने और पराशर ने। किसने यह विधान किया था? ये विधान किया था दोस्तों बृहस्पति ने। देखिए 24 संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्यिक सॉरी संबंध थे। अनेक वस्तुओं का तमिलनाडु से रोम को निर्यात होता था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात में सम्मिलित नहीं थी? तमिलनाडु से जो रोम एम्पायर को वस्तु जो भेजी जाती थी, जो निर्यात की जाती थी, वो इसमें शामिल नहीं था। मसाले, वैदुर्य, हाथी दांत और शराब, क्या उसमें शामिल नहीं था? तो दोस्तों उसमें शामिल क्या नहीं था? देखिए देखिए आप एक चीज समझिए इसमें, जिसमें जो अंदाज लगाना बहुत बहुत आसान है, ठीक। जो चीजें निर्यात नहीं होती थी, बहुत ईजी है, ठीक है। इनफैक्ट ये लोग ना तो निर्यात करते थे बल्कि उसका आयात करते थे। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी, और उसकी उस समय उसमें इतनी ज़्यादा डिमांड थी, और आज की तारीख में ये किसी भी स्टेट का इकोनॉमी का एक हिस्सा बन के रह गया है, और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हिस्सा है दोस्तों शराब का, ठीक है। आप समझिए किस प्रकार से ये ये इकोनॉमी का एक पिलर बन के रहे हैं। किसी प्राचीन काल से भी इकोनॉमी का एक पिलर रहा है शराब, और उस समय इनकी डिमांड ऐसी थी, मतलब जो डोमेस्टिक जो डिमांड थी, सप्लाई थी, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते थे, ये लोग बाहर से आयात कराते थे। मतलब रोम वगैरह से इम्पोर्ट भी कराते थे शराब, बताइए। मतलब इनकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, इतना पीते थे ये लोग। मज़ाक कर रहा हूँ, थोड़ा सीरियस मत होइएगा, लेकिन इसमें मज़ाक बस यही है कि इतना पीते थे, अदरवाइज़ सच्चाई यही है कि शराब का ये लोग आयात कराते थे, और खुद का भी इनका प्रोडक्शन था, लेकिन ये लोग निर्यात नहीं करते थे, ठीक? अ, सही सुमेलित करना है, ठीक है? प्लिनी प्राकृतिक इतिहास, टॉलमी की भूगोल है, स्ट्रैबो को एर्थियन समुद्र का पोत विहार हो गया, और कॉस्मॉस हो गया इंडियन स्थान वर्णन, ठीक? तो इसमें से कौन-सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, स्ट्रैबो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एरिथन जो 3 है, जो लिखी गई है बुक, वो उसमें जो राइटर्स हैं, उसके राइटर्स अज्ञात हैं। 27 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना है, मतलब मिलाना है, ठीक? तो जैसे कारवां का जो सरदार होता है उसको सारथवा कहा जाता है, ठीक। और एक जो शिल्पी होता था, शिल्पियों का जो एक संघ होता था, शिल्पियों का एक संघ होता था, उस शिल्पियों के संघ को दोस्तों क्या कहा जाता था? जो शिल्पियों का संघ होता था, शिल्पियों के संघ को जो बोल दिया जाता था जेठक बोला जाता था, शिल्पियों का संघ, ठीक। और जो श्रेणियों का संघ, श्रेणी में जो विभिन्न प्रकार की श्रेणी, मतलब जो एक ही प्रकार के जो व्यवसाय किया करते थे, विभिन्न जाति के लोग जब एक ही प्रकार के व्यवसाय किया करते थे, तो उस व्यवसाय को श्रेणी बोला जाता था। उस श्रेणी के जो संघ संघ का जो अध्यक्ष होता था, उसको हम लोग श्रेष्ठी बोलते थे। उसको हम लोग क्या बोलते थे? श्रेष्ठी, ठीक है? और जो व्यापारी वर्ग था निगम, उसका अध्यक्ष सेट्टी होता था, सेट्टी या चिट्टी बोल दिया जाता था, ठीक है? श्रेणियों का संघ भंडगारिक। तो यार ये तीनों तो मिल रहे हैं, लेकिन ये श्रेणियों का जो संघ भंडगारिक नहीं होता था। भंडगारिक मतलब होता था भंडागारिक मतलब जो अन्न भंडार वगैरह का जो निरीक्षण करता था, या उसकी देखभाल करता था।
तो इसमें दोस्तों मुझे नहीं लगता कुछ ऑप्शन ही एक गलत है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? मिलाना चाहे तो सी का 4 मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ए का 2, बी का 1, डी का 3। ए का 2, ए का 2, बी का 1, डी का 3, सी का 1। अगर मिलाना चाहें तो ये हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत दिया मतलब क्वेश्चन में ही ये भंडगारिक बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यहाँ पे भंडगारिक का अर्थ ये नहीं होना चाहिए। हालांकि आयोग ने इसका आंसर ए माना है। ठीक। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर समुद्री व्यापार करते थे। उनके पास एक सुसंगठित नौसेना थी। कुषाण जो शासक थे, कुषाण शासकों की बात हो रही है। तो सही कौन सा था? ये तो बिल्कुल ठीक है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनका जो सिल्क मार्ग पे अधिकार स्थापित था, उस सिल्क मार्ग में से एक हिस्सा ये भी था, लाल सागर से फारस की खाड़ी और लाल सागर से जो मार्ग जाता था, उस पे भी इनका अधिकार था। इसके अलावा उनके पास सुसंगठित सेना थी, बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके पास कोई सुसंगठित सेना के प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है। इसका आंसर होगा सी। कथन ए और कथन आर। हीनायन और महायान बौद्ध मत 4 परिकल्पनात्मक विचार पद्धतियों, वैभाषिक, सौत्रांतिक, माध्यमिक और योगाचार में विभाजित हैं। ठीक। पहला बिल्कुल ठीक है। इन चारों विचार पद्धतियों का संदर्भ दर्शन के ब्राह्मण ग्रंथों से लिए गए हैं या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। तो इसका सेकंड बिल्कुल ठीक है, नहीं ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलता है। इनके विचार खुद के विचार हैं, कहीं से कॉपी किए हुए विचार नहीं है। तो ए ठीक है, आर गलत है। ए ठीक है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। अगले पे चलेंगे हम लोग। 230 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन क्या कहता है? सुमेलित करना है। ठीक है, राइटर्स दिए हुए हैं, राइटर्स के ओ सॉरी बुक दी हुई है, बुक के सामने राइटर्स दिए हुए हैं, हमको मिलाना है। ठीक है। तिरुकुक्कुरल तिरुकुक्कुरल थे। तिरुकुक्कुरल के जो राइटर थे ये थे तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर। ठीक है। इसके अलावा शिल्पद्दिकारम के जो आर्ट राइटर थे वो थे इलंगो वाडिगल। और तोलकप्पियम के थे तोलकप्पियार। जो द्वितीय जो संगति हुई थी, द्वितीय संगम संगति, उसमें तोलकप्पियम पहला जो ग्रंथ लिखा गया था वो तोलकप्पियार द्वारा व्याकरण से संबंधित दोस्तों ये ग्रंथ है। इसके अलावा मणि मेखले था शीतलीय सत्यनारायण। ठीक। तो ए का 4 है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 31। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयन जेरल चेर शासक, नेडुंजेलियन पांड्य शासक, सेन गगनन, चोल नरेश और पारी पल्लव। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है। पारी। पारी का मतलब होता है योद्धा। ठीक है, योद्धा। योद्धा। पारी का मतलब योद्धा होता है या फिर शासक वर्ग। ठीक है, या फिर शासक वर्ग से, जैसे दक्षिण भारत में पारी का मतलब होता है शासक वर्ग, या फिर शासन करने वाला शासक, या फिर राजा की बात हो रही है, या फिर कई मायनों में इसका योद्धा से भी इसको एक तरीके से जोड़ लिया जाता है। 32। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे और उन्नत व्यापार इस काल के विशिष्ट विशेषता थी। मैं पहले कह चुका हूँ आपको, जब शुरू में बताया था, जैसे कुषाण काल में जो उनका सिल्क मार्ग पे जब अधिकार हो गया था, तो उसके बाद इनका व्यापार चौतरफा बहुत ही तेजी से विकसित हुआ और डेवलप हुआ। और बहुत बड़े समझ लो जो रोम के साथ जो व्यापार होता था, उस व्यापार की स्थिति में जो कुषाण शासक तो वो बहुत प्रॉफिट की स्थिति में थे। इसकी वजह से वहां से जो सोने का जो प्रवाह था भारत में, सोने का प्रभाव भारत में बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऐसा माना जाता है कि जहाज के जहाज सोना भर के यहाँ लाए जाते थे, और यहाँ से जो जो रोमन साम्राज्य के लोगों की या जरूरत की या शासक वर्ग की विलासितापूर्ण चीजों की जो आवश्यकता थी, वो यहाँ से भर के ले जाया करते थे। और इसीलिए जो जो प्लिनी थे, उन्होंने जो सोने के प्रवाह पे मतलब बाहर जो उसके आउटफ्लो पे एक ये कहा था कि सोने के आउटफ्लो पे कहा था ये विषाद का विषय है। ठीक है, उसके उसके आउटफ्लो पे दुख प्रकट किया था। तो ये उसी चीज़ से प्रकट हो जाता है कि उस समय जो उसकी उनकी स्थिति थी कितनी बेहतर थी। तो भाई सोना इतना जाता था, तो सोने के सिक्के भी उन्होंने इस चक्कर में बहुत ज़्यादा जारी कर दिए। तो इसका सही होगा ए आर आर, दोनों सही, और आर के सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। सॉरी।
अगला आ गया है 33 35 33 ये भागवत धर्म का होता है। सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है भागवत धर्म का, ठीक है। जस्टिन के विवरण से, एरियन के विवरण से, मेगास्थनीज के विवरण से, स्ट्रैबो के विवरण से, ठीक है। तो भागवत धर्म की बात हो रही, तो भागवत धर्म का सबसे पहले विवरण मेगास्थनीज के विवरण से मिलता है, जिसमें मेगास्थनीज ये कहता है कि जो मथुरा के लोग थे वो हेराक्लिस नामक एक देवता की पूजा करते थे। 34वां है, ठीक है। जो विभिन्न पत्तन दिए गए, पत्तन कहाँ पे अवस्थित है उससे उसकी बात हुई है, ठीक है। सोपरा सोपरा से हम लोग बात करते हैं, जिसको सुपारी भी बोलते हैं, वर्तमान मुंबई का तट था, ठीक है। बैरी गाजा क्या था? बैरी गाजा नर्मदा नदी के मुहाने पे स्थित है, उसको बैरी गाजा बोलते थे। मुजरिस क्या था? मलावा तट था, ठीक। और स्वर्ण भूमि थी भारत का पूर्वी तट, ठीक। तो ए का 4 है, ए का 4 है, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2, सी का 2, डी का 3, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। अगला है 35वां, ठीक है। 35वां क्या कहना है? जो दक्षिण भारत के कुछ जो टर्मिनोलॉजी थी, जो वर्ड थे, जो सोसाइटी से जुड़े हुए थे, उस सोसाइटी से वर्ड का क्या अर्थ था, उसको हमको मिलाना है, ठीक है। तो जो कुरुचि थी, जो कुरुचि क्या थी? कुरुचि जो कुरीति जो समझ लो जो वनीय क्षेत्र थे, ठीक है। कुरुचि क्या था? जो वन क्षेत्र थे, उसको हम लोग कुरुचि बोलते थे। वन एवं पर्वतीय भूमि, जिसको हम लोग वन एवं पर्वतीय भूमि बोलते हैं। तो यहाँ पे कुरुचि देखो, आखेट और खाद्य संकरण कहाँ हो सकता है? आखेट कहाँ करेगा आदमी? वनों में करेगा। कहाँ पे करेगा? वनों में करेगा। तो ये एक तरीके से दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर लिया है, इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो हमको उसको मिलाते हुए चलेंगे, उनके अर्थों को और चीजों को। जैसे कुरीचि का अर्थ होता है वन और पर्वतीय भूमि। तो आखेट आदमी कहाँ करेगा? वनों में करेगा। और पर्वतों में भी वन होते हैं, आप लोग जानते होंगे। और उसमें खाद्य संग्रहण भी होता है, जैसे फल फ्रूट और जानवरों का शिकार, तो खाद्य संग्रहण भी होता है, ठीक है। और फिर मुल्लई क्या था? मुल्लई मुल्लई क्या होता है? मुल्लई था जो मैदानी क्षेत्र होते थे, ठीक है। मुल्लई क्या होते थे? जो मैदानी क्षेत्र होते थे, मैदानी क्षेत्र जो चारागाह, ठीक है। मुल्लई जो मैदानी क्षेत्र होते थे, जो चारागाह के रूप में प्रयोग किए जाते थे, ठीक। मुल्लई चारा यानी पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन, ठीक है। पशुपालन भी करते थे वो, खाद्य उत्पादन भी करते थे। इसके अलावा मुर्दम क्या था? मुर्दम क्या होता था? नदी के आसपास की जो उपजाऊ भूमि होती थी, उसको बोला जाता था। यानी कि ये एक उपजाऊ भूमि थी, और उपजाऊ भूमि में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, किसका? अन्न का होता है, और भंडारण होता है उसके बाद। तो मरुदम का ये हो जाएगा चौथा। नेथल क्या था? नेथल क्या था? समुद्री तट, ठीक। नेथल का अर्थ होता था समुद्री तट। तो समुद्री तटों में क्या मिलेगा आपको? मछलियों का प्रोडक्शन मिलेगा, वहां से आप लोग खाद्य उत्पन्न करेंगे, और नमक का प्रोडक्शन होगा। तो डी का होगा 1। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, और सी का 4, डी का 2। इसका जो आंसर होगा बी बिल्कुल ठीक होगा। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है, ठीक है। जिसमें दक्षिण भारत में जो मौर्य अभियान था उसकी चर्चा की है। परनार हो गया, अव्वयार हो गया, इलंगो आर्टिकल हो गया, मामूल नर हो गया, मामूल नर हो गया। किसने किया? तो ये किया है दोस्तों मामूल नर ने। सहते से निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से जो बंदरगाह उस पर विचार करना, सुपारा, बारबेरिकम, पोदुका और मुजरिस। इनमें से पेरिप्लस के अनुसार इन बंदरगाहों में से कौन से पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अ, पश्चिमी तट पर जो स्थित है, पश्चिमी तट पर, ठीक है। तो पश्चिमी तट पे देखिए, सुपारा मैंने बताया, मुंबई महाराष्ट्र पश्चिमी तट पे। मुजरिस कहा था मलाबार तट यानी केरला एक तरीके पश्चिमी तट पे हो जाएगा। बारबेरिकम क्या था? नर्मदा, ठीक है, ये भी पश्चिमी तट पे हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, बी ठीक है। और पोदुका था, पोदुका मतलब आर्कमेडू से है, आर्कमेडू मतलब पदुचेरी। 38, कश्मीर मूल के जो बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रचार में अग्रणी रूप से भाग लिया था, जो कश्मीर के संत थे, बौद्ध संत थे, कुमारजीव, असंग, वसुबंधु और अतीश तिवाल, ठीक है।
जिन्होंने चीन में, तिब्बत में और मध्य एशिया में जो उसका विस्तार था, बौद्ध मत का विस्तार किया था, खासतौर से महायान शाखा का विस्तार उन्होंने किया था। तो वो थे दोस्तों कुमारजीव। 38 का ए, 38 का ए कौन थे? कुमारजीव। अगला है 39, विभिन्न संस्कृतियों को निरूपित करने के लिए जो उनकी वस्तुओं हैं उन पर विचार करना है। विभिन्न संस्कृतियों को जो निरूपित करते हैं। एरेटीन मृदभांड, उत्तर काली पॉलिश वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और गेरुए रंग के मृदभांड। ठीक है। तो जैसे जो गेरुए रंग के मृदभांड थे वो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, यानी कि चौथा बी और डी में से कोई एक होना चाहिए। फिर उसके बाद चित्रित धूसर मृदुभांड आते हैं। चित्रित धूसर मृदुभांड आप लोग ऋग्वैदिक काल से आप लोग देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदुभांड को देखते हैं, यानी कि 3-4। फिर उसके बाद उत्तर काली पॉलिश वाले मृदुभांड और फिर एरेटीन। ठीक, एरेटीन मतलब कुषाण शासकों से जुड़ा हुआ है। 4-3-2-1, 4-3-2-1, 39, 4-3-2-1। गौरव बाबा 4-3-2-1 शायद 39। टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो अब तक 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। 40 है, कथन ए, शुंगों के शासनकाल के दौरान कुछ यवन वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हुए थे। कुछ यवन, ठीक है। हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ खड़ा किया था। ठीक है, हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ खड़ा किया था। दोस्तों ये दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या करते हुए नजर आते हैं, यानी कि कथन ए और कारणार्थ दोनों सही और आगे का सही स्पष्टीकरण है। जैसे हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ खड़ा किया था, जो इन्होंने वैष्णव मत को अपना लिया था, यानी कि जो भागवत धर्म था उसको अपना लिया था। उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने बेसनगर में विदिशा के बेसनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। इससे पता चलता है कि बहुत से जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने जो यहाँ के जो संप्रदाय थे, विभिन्न संप्रदाय थे, बौद्ध संप्रदाय हो गया और जो भागवत संप्रदाय हो गया, उसमें दीक्षित हुए या उन्होंने उसमें शामिल हो गए। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मिला लेते हैं। कुरुचि, कुरुचि मैंने बताया था पहाड़ी तथा वन क्षेत्र। कुरुचि का मतलब होता है पहाड़ी तथा वन क्षेत्र। ठीक है। और मुल्लान मैंने बताया था चारागाह एवं जंगल। ठीक है, मुल्लान में चारागाह एवं जंगल क्षेत्र। ठीक। और मुर्तम होता है उपजाऊ नदी घाटी और नेप्टल होता है तटीय क्षेत्र। ठीक, नेप्टल होता है तटीय क्षेत्र, मतलब ए का 2, बी का 1, ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये होगा सी। अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले ही मैंने इसको थोड़ा-सा इसकी व्याख्या की थी। 42 है, पुरावशेष है सूची 1 में, सूची 2 में उसके स्थान है, उनको हमको सुमेलित करना है, तो फटाफट हम लोग सुमेलित करेंगे। प्रस्तर हाथी, मतलब हाथी की विशालकाय जो आकृति है वो कहाँ से मिली है दोस्तों? धौली से। धौली कहाँ पड़ता है हमारा? उड़ीसा में। ठीक है, कलिंग, जिसको हम लोग तौसली भी बोलते हैं धौली को। चतुष्पक्षीय सिंह कहाँ है दोस्तों? ये सिंह हमारा कहाँ है? सारनाथ में। ठीक। इसके बाद शुंग कण्व नक्काशी कहाँ मिलती है? हमको मिलती है शुंग कर्ण नक्काशी मिलती है सांची स्तूप में। ठीक। और भव्य प्रवेश द्वार भारहूत। ठीक, भव्य प्रवेश द्वार भारहूत। तो ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो 42 का ए होगा, 42 का ए आंसर होगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 43 पे। निम्नलिखित में से किसमें एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षुणी में परिवर्तित होने की कथा मिलती है? जो बौद्ध भिक्षुणी में एक जो नर्तकी थी वो बौद्ध भिक्षुणु में परिवर्तित हो गई थी। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, तोल्काप्पियम और मुदेर कांजी। ठीक है, बौद्ध भिक्षुणी में परिवर्तित हो गई थी। ये हो गई थी मणिमेखले में। मैंने जैसे कि पहले बताया जो शिल्पाधिकारम में जो नायक नायिका थे और जो एक थर्ड पार्टी थी, मतलब वो भी उनकी प्रेमिका थी, जो नृत्यांगना था माधवी। तो जो कोवलन जो नायक था और जो जिनकी प्रेमिका थी माधवी, ठीक है, उन दोनों से एक संतान पैदा हुई थी। ठीक, वो संतान थी ये। ठीक, तो उसी 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 पे केंद्रित ये पूरी कहानी है। तो जो माधवी थी उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उनकी जो पुत्री थी मणिमेखला ने बाद में उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, मतलब बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। 44 पे आते हैं। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र कुषाण जैसी पदवियां धारण की। कनिष्क के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी सर्वलोक ईश्वर महेश्वर की पदवियां धारण की। दर्शाता है कि जो कुषाण राजा क्या थे? प्रभु शिव के भक्त थे, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे जो शक्ति तथा ख्याति की प्रतीक थी। इसके अलावा
देवीय राजतंत्र में विश्वास रखते थे, अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाते थे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी। ये लोग बड़ी-बड़ी राजा महाराजा उसमें बड़ी-बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे और ताकि जो उनकी जो जनता है, उस जनता के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित कर पाएँ, ठीक? और अपने जो जो नियम कायदे बनाए बनाए जा रहे हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, तो उसको वो पालन करने में एक तरीके से सहयोग कर पाएँ, क्योंकि ये राजा का आदेश वो इस तरीके से दिखाते थे, तो राजा का आदेश है वो मतलब ये साक्षात ईश्वर का आदेश है, इस तरीके से दिखाने का प्रयास करते थे, जिस वजह से इतनी भारी भरकम ये लोग उपाधियाँ धारण करते थे। बाद में हम लोग इस प्रकार की उपाधियाँ आगे भी देखते हैं, जो गुप्ता डायनेस्टी में देखते हैं कि वो एक प्रकार से जनता के बीच में अपना एक प्रमुख स्थान बनाने का प्रयास समझिए एक प्रकार से। विहारों के भीतरी भाग में चैत्य मंडपों के भीतरी बाहर आयाक्ष स्तंभ कहाँ लगाए जाते थे? स्तूपों के अंडभाग पर और स्तूप की मेढ़ी पर। तो ये लगाए जाते थे आयाक स्तंभ स्तंभों की मेढ़ी पर, ठीक है? किसके स्तूपों की जो मेढ़ी पर, ठीक है? स्तूप जो बनते थे वो एक चबूतरा बनाया जाता था जिसको मेढ़ी कहा जाता था। उस चबूतरे के ऊपर चबूतरा वो थोड़ा-सा आगे निकाल दिया जाता था। उसके जो चबूतरा था जिस पे स्तूप बनता था, उससे आगे चबूतरे का एक हिस्सा निकला होता था जिसको आया कहते थे। उसके ऊपर पिलर लगे होते थे जिसको बोला जाता था आयाक स्तंभ, ठीक? 48 क्या कहता है? भारत में प्राचीनतम पुरालेख जिसमें भू अनुदान की सूची मिलती है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक राजा संबंधित है? अशोक, कारिकल, गौतमी और कलिंका, खारवेल, ठीक है? तो ये संबंधित है गौतमी, ठीक है? सातवाहन शासकों में सबसे पहले जो भूमि अनुदान का हमको विवरण देखने को मिलता है, सातवाहनों के शासनकाल में। 49 है भारत में प्राचीनतम पुरालेख जिससे भू निदान यार सेम क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक राजा संबंधित है? तो वो अशोक, कारिकल, गौतमीपुत्र सातकर्णी और कलिंग का खारवेल, ठीक है? ये होगा 2 ओह सॉरी 3 होगा इसका आंसर सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मी लिपि का शर्त उद्घाटन किया था? मतलब सबसे पहले पढ़ने का जिसको श्रेय दिया जाता है विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल और ई.जे.एच. मैके, ठीक है? किसको श्रेय दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप को 1837 में, 1837 ईस्वी में। ठीक है, 51 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में साकेत एवं माध्यमिका पर इंडो यूनानी या फिर ग्रीक आक्रमण का संदर्भ मिलता है, ठीक है? माध्यमिका का मतलब मैंने पहले ही बताया था चित्तौड़, ठीक है? चित्तौड़। साकेत का मतलब अयोध्या। महाभाष्य, मालविका, निमित्रम, चरक संहिता और यवन जातक। देखिए महाभाष्य और मालविका नमित्रम इसमें दोनों में ही इस प्रकार का जिक्र है, लेकिन जो साकेत एवं माध्यमिका पर इंडो ग्रीक यवन के आक्रमण का जिक्र मात्र महाभाष्य में है कि मतलब यवन साकेत और माध्यमिका को भी उन्होंने रौंद डाला था यवनों ने। बाकी मालविका नमित्रम में भी यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है? स्वर्ण मुद्रा कुजुल कटफिशेस, कनिष्क प्रथम, विम कटफिशेस और मिनांडर, ठीक है? मिनांडर तो सबसे पहले जाता है मिनांडर को। मिनांडर कौन थे दोस्तों? इंडो ग्रीक शासक थे जो कौन शासक थे? इंडो ग्रीक शासक थे और डेमेस्ट्रियस वंश के शासक थे ये मिनांडर, डेमेस्ट्रियस और मिलिंद पानो इन्हीं के ऊपर लिखा गया है जिसमें जिसमें मिनांडर और जो एक बौद्ध श्रवण थे नागसेन, उनके बीच में वाद विवाद होता है जिसके बाद नागसेन इनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं अपने तर्कों के आधार पर जो इनके सवाल होते थे। 53 है आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? आकृति युक्त सिक्के शकों ने, पार्थिनों ने, कुषाणों ने और हिंद यवनों ने। आकृति युक्त सिक्कों का शब्द प्रारंभ किया था हिंद यवनों ने, हिंद यवन शासकों को जाता है, ठीक है? 54 का है निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? 54 का डी मिलिंद। हाँ 54 का डी मिलिंद बिल्कुल ठीक है। संकर्षण और वासुदेव, संकर्षण का मतलब बलराम से है, ठीक है? बलराम दोनों अंकित हैं। अगाथोक्लीज, भागभद्र और हुवेस्क और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अगाथोक्लीज। कई जगह इसका जो आंसर है हुविस्क भी मिला, अगाथोक्लीज और हुविस्क होगा। तो सबसे पहला आंसर अगाथोक्लीज ही माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से जो है, क्योंकि अगाथोक्लीज का जो शासनकाल वो 190 से 180 के आसपास माना जाता है ईसा पूर्व,
और जबकि हुवेस का शासनकाल जैसे इनके ईस्वी में आता है, मतलब 120 के आसपास इनका शासनकाल देखा था। इन्फो इंडो यूनानी, हाँ 53 का इंडो यूनानी, ठीक है। अगर अगाथोक्लिज नहीं होता है तो हुविस का आंसर सही होगा, अदरवाइज अगाथोक्लिज बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें संकर्षण और वासुदेव की आकृतियां अंकित हैं, वो हुविस के से सिक्कों पे भी मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है 55, तोलकप्पियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? तोलकप्पियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? भूगोल शास्त्र, व्याकरण, संगीत और औषधि। तो दोस्तों ये संबंधित है व्याकरण से। किससे संबंधित है? व्याकरण से। द्वितीय जो संगम संगति हुई थी, जो मुदेर कांची में मदुराई में हुई थी, ओ सॉरी कपाटपुरम में हुई थी, उसमें ये बात कही गई है। पहली, दूसरी, कपाटपुर, तीसरी। पुरुषपुर स्थित चैन कनिष्क चैत्य का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? पुरुषपुर में से मतलब पेशावर में, ठीक है। 55 का सी। अंग्लिश हो गया, महागोविंद हो गया, बल्ल हो गया, सोडा। 55 का सी। 55 का सी नहीं है रजनीश, 55 का सी नहीं है रजनीश सिंह, 55 का है बी, व्याकरण। तोलकाप्पियम व्याकरण से संबंधित है। जो द्वितीय संगति हुई थी, उस संगति में ये लिखा गया था, एकमात्र जो काव्य है। 56 है, पुरुषपुर में स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? अंग्लिश, महागोविंद, लल्ल और सोडास। किसने किया था? ये दोस्तों किया था अंग्लिश ने। किसने किया था? अंग्लिश ने, जो उसका निर्माण कराया। निर्माण तो जो कनिष्क ने कराया था, लेकिन उनका जो शासन जो वास्तुकार थे वो अंग्लिश थे। 57 क्या कहता है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना, नीचे जो कूट है उनको सही उत्तर हमको चुनना है, ठीक है। अरकमेडु हिंद रोमन व्यापार का एक केंद्र था, ये बिल्कुल ठीक है। अरकमेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं और ये सही की व्याख्या आर है, ठीक है। इसमें ये एक हिंद रोमन व्यापार का प्रमुख स्थान था। तो उस समय मैंने बताया कि रोमन व्यापार के साथ हमारा रोमन के साथ व्यापार हमारा बहुत अच्छा था, और हम लोग उसमें उस बिजनेस में हम लोग एक प्रॉफिट कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग प्रॉफिट के रूप में शेयर करते थे। 59 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कठोर दंड का विधान किया है? ठीक है, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, हर्ष और शशांक, ठीक। तो ये विधान किया है अशोक ने, ठीक। क्योंकि हर्ष का भी बाद में इस प्रकार से हर्ष ने भी बाद में इस प्रकार से चीजें करने का प्रयास किया है, जो संघ में भेद डालने का प्रयास करेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो अशोक का शासनकाल था, अशोक में ही इस तरीके की जो चीजें अपने शिलालेख में उन्होंने ये बात कही है। 60 है, शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:10, 1:14, 1:20 और 1:35। तो ये था दोस्तों 1 और 10। 60 था, 60 का आंसर 1 और 10। अगला है 61, कथन एवं कथन आ रहे, ठीक है। हमको उनको देखना क्या है। हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे, बिल्कुल ठीक है। अगाथोक्लिज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित हैं, ठीक है। ये अगाथोक्लिज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव अगर बलराम की आकृतियां अंकित हैं, तो इसका मतलब वो उसके भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ चुके थे, ठीक। इसी वजह से तो उन्होंने आकृतियां डाली हैं। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या भी करता है। 61 का ए सही है। क्या हो रहा है? गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया? सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया? जो बुद्ध का जो मानव पूर्व जीवन यानी कि जो जातक कथाएं हैं। 61 का ए। हाँ 61 का ए बिल्कुल ठीक है। अशोक का सारनाथ स्तंभ, अजंता की गुफाएं, भारहुत स्तूप और एलोरा की गुफाएं, ठीक है। सर्वप्रथम अंकन की बात हो रही तो ये किया गया, सर्वप्रथम अंकन किया गया था भारहूत स्तंभ में। जातक कथाओं का सर्वप्रथम अंकन किया गया है किसमें? भारहूत स्तूप में। 63 है, इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? जो इक्ष्वाकुओं की राजधानी थी उसका उसका प्रतिनिधित्व विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? मदुरई हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, कन्हेरी हो गया, पैठन हो गया। किससे उसको समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है दोस्तों? किया जाता है नागार्जुन कोंडा से। यानी कि विजयपुरी क्या था? नागार्जुन कोंडा।
विजयपुरी, नागार्जुनकोंडा। अगला है 64, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि मापक था? हाँ, भारहूत, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि मापक था? धारक, कर्षक, निवर्तन और विशोपंख। विशोपंख कौन सा एक भूमि मापक था? तो दोस्तों भूमि मापक था निवर्तन। ठीक है, भूमि मापक था निवर्तन। निम्नलिखित में से किसका पेरिप्लस ऑफ द आयरन सी में दक्षिणा पथ में दो महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख किया गया है? किसका किया गया है? प्रतिष्ठान एवं तगर होना चाहिए ये। प्रतिष्ठान एवं तगर, नासिक एवं जुर जुआर होना चाहिए। कल्याण कल्याण एवं करीन, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा। किसका उल्लेख किया गया? तो ये उल्लेख किया गया प्रतिष्ठान एवं तगर का। ठीक है, प्रतिष्ठान एवं तगर का। 66 है, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म का प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष वर्ग वैदिक धर्म का पालन किया करते थे? सातवाहन, इक्ष्वाकु, गुप्त और वाकाटाक। वाकाटाक राजवंश। इसके जिसमें पुरुष वर्ग क्या था? पुरुष वर्ग जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे और स्त्रियां करती थी बौद्ध धर्म का पालन। तो ये था दोस्तों इक्ष्वाकुओं का। ठीक है, जो नागार्जुन में बताया ना, तो वहां पे उस क्षेत्र में इनका शासन था, काल था, मतलब शासन स्थापित किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शाला में मूर्ति कला के प्रयुक्त होता था? जो मथुरा कला में किस प्रकार के जो मूर्तियां बनाई जाती थी, किस प्रोडक्ट किस मटेरियल से बनाई जाती थी? संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है दोस्तों? वो मटेरियल यूज हुआ है लाल बलुआ पत्थर। अगला है 68, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और उसका अंत भी हत्या करके ही हुआ? ठीक है, उसका अंत भी हत्या करके ही हुआ। ठीक है, चोल, सुंग, कुषाण और वंश। तो ये था दोस्तों सुंग। जैसे सुंग ने, पुष्यमित्र सुंग थे, उसने जो वो मौर्यों के अंतिम शासक थे बृहदत्त की हत्या करके शासन हथियाया था। और जो सुंग के अंतिम शासक था उसकी हत्या जो कण्व थे, कण्व का जो प्रथम शासक थे वासुदेव, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। लाल सैंडस्टोन। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर, बिल्कुल ठीक है, लाल सैंडस्टोन। ठीक। तो सुंग शासक था 68 का, सुंग वंश। 69 का, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश और कुषाण शासक। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी सुंगों के शासनकाल में। ठीक है, सुंगों के शासनकाल में, पुष्यमित्र के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई थी। दो अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसके द्वारा संपन्न कराए गए थे? दो अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा, दशरथ द्वारा और स्कंदगुप्त द्वारा। किसके द्वारा संपन्न कराए गए थे दोस्तों? ये संपन्न कराए गए थे पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ठीक है, और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? जो अयोध्या का धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। ठीक। आगे है 71, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक कौन है? 70 का बी, 70 का 70 का बी। ठीक है, 70 का भी, हाँ। 70 गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक राजा था। ठीक। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम और हाल और यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, ये सातवाहन शासक था। तो सातवाहन शासक कौन था? हाल। कौन से नंबर का शासक था? 17वें नंबर का। ठीक है, और इसे ये एक मतलब एक प्रेम का एक मतलब प्रेम जो गीतों का एक संग्रहण है, मतलब प्रेम गीतों का, प्रेम संगीतों का एक गीतों का एक संग्रहण टाइप का है। और इसके समय में कुछ और जो जो बृहत कथा हो गई, बृहत कथा, इसकी जो रचना की थी गुणाढ्य। ठीक, फिर एक कात्रांत था। कात्रांत की रचना किसने की थी? सर्ववर्मन, सर्ववर्मन। ठीक, सर्ववर्मन। इनके समय की दो महत्वपूर्ण रचना थी। 71 का ए, 71 का ए नहीं है रजनीश सिंह, 71 का ए नहीं है, 71 का बी है। वो हाल ने की थी, राजा हाल ने की थी, 17 नंबर के थे। और इसके अलावा बृहत कथा गुणाध्याय द्वारा लिखी गई है। बृहत कथा, इसी बृहत कथा के बाद बाद बाद
बहुत सारे वर्जन देखने को मिलते हैं, जिसमें 6 में, जिसमें जो एक बृहत कथा मंजरी द्वारा लिखी गई एक बृहत कथा मंजरी, वो क्या नाम है उनका राइटर, देखो नाम याद नहीं आ रहा है इस समय मुझे, बिल्कुल नाम नहीं आता या पा रहा है। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई जो भारत में थे, ईसाई प्रचार के लिए आए थे, ठीक है, सेंट थॉमस नाम के जो, गोंड फर्नेस हो गया, डेमेट्रियस हो गया, विम कटफिसेस होगा, कनिष्क हो गया, ठीक है, किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे गोंड फर्नेस, जो पहला शासक थे, इनके शासनकाल में ये 20 और शायद 40 ईस्वी के ईसा ईस्वी के आसपास, ईस्वी या ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास आए थे ये, 20 या 40 या 41 के आसपास आए थे ये गोंड फर्नेस। हालांकि बाद में इनकी जो दक्षिण भारत में इनकी हत्या कर दी गई थी, सेंट थॉमस की। यानी कि देखिए, जो क्रिश्चियनिटी हमारे देश में मतलब बहुत पहले आ चुकी थी। हालांकि इसका विस्तार नहीं हुआ था, विस्तार जो अंग्रेजी शासन काल में ही देखने को मिलता है, लेकिन ये सच्चाई है, क्रिश्चियनिटी हमारे जो भारत में बहुत पहले ही आ चुकी थी। 70 प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश का करीमनगर तथा नालगोंडा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात थे? ठीक है, लौह और इस्पात, सीसा और तांबा, तांबा और जस्ता, लोहा और पीतल किस चीज के लिए विख्यात है? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र थे, विख्यात थे लोहा और इस्पात के लिए। किसके लिए? लोहा और इस्पात के लिए। कहाँ के क्षेत्र थे? आंध्र प्रदेश। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चरसद्दा, ये क्या है? पुष्कलावती, सिरकप, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा, धन्यकटक और ताम्रलिप्त, ताम्रलिप्ति। तो ये ठीक नहीं है, नागार्जुन कोंडा भी मैंने बताया है, ये इसका मतलब इसको विजयपुरी होता तो बिल्कुल ठीक होता है। विजयपुरी इनका प्राचीन नाम है, और ध्यानकटक अमरावती का प्राचीन नाम है, ठीक है, उनको ध्यानकटक को अमरावती के नाम से भी जानते हैं हम लोग। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर है? दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर, दक्षिण बिल्कुल नीचे आ जाइए, कावेरी पट्टनम, कोरके, मुसरी और टोड्डी। दक्षिण सबसे नीचे से पश्चिम में जब देखेंगे, मुसरी कहाँ पड़ता है? मैंने बताया था मलावा तट पे, और टोड्डी भी उधर ही पड़ता है, यानी कि 3 और 4 होना चाहिए, तो इसका होगा 3 और 4 76 का, यानी कि सी आंसर होगा। 77 कोटों पर विचार करना कर लेते हैं। यज्ञ सात कर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित कराया है, ठीक है, जैसे यज्ञ श्री सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर 2 मस्तूलों वाला जहाज अंकित कराया। जैसे मस्तूल में मतलब जैसे उसको जहाज को आगे खींचते हैं, नौका को। और इसके अलावा दूर के देशों के साथ सातवाहन राज का सघन समुद्रिक व्यापार चलता था। तो इससे इससे मतलब ये जाहिर होता है था उनका समुद्रिक, उनके पास मतलब समुद्रिक व्यापार रहा होगा, इस वजह से उनके सिक्कों पर इस प्रकार सा अंकन है। तो ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करते हुए नजर आते हैं। 77 78 क्या कहता है? कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? संगमरमर, स्लेट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, लाल बलुआ पत्थर। अभी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। 79 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस 79 क्या कहता है? अहिलेश लिखा हुआ, कोई बात नहीं, अहिलेश लिखा हुआ है तो ओके लगाना भूल गए होंगे जिन्होंने लिखा होगा। कोई बात नहीं रजनीश, क्या फर्क पड़ रहा है यार। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वर्ण विहीन हो जाता है? ठीक, में संघ में जब प्रवेश पाता है तो वो वर्ण विहीन हो जाता है। सिंगालवाद सूत्र, संयुक्त निकाय, सोंद दंड सूत्र और अंगुत्तर निकाय, किसमें कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया सिंगालवाद सूत्र में, ठीक है। ए सिंगालवाद सूत्र में ये कहा गया है, जो व्यक्ति उसमें आ जाता है, संघ में प्रवेश कर लेता है, वो किसी वर्ण या जाति या उसका नहीं रह जाता है, ठीक। 80 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था? कौन सा जो शासक था? कनिष्क, होविस्क, वासुदेव और मेनांडर। तो ये भी चर्चा की थी, मेनांडर, ठीक है। तो इन्हीं का जो इनका जो वक्तव्य है नागसेन और मेनांडर का, ये किसमें देखने को मिलता है? मिलिंद पानो, मिलिंद पानो, ठीक है, मिलिंद पानो एक ग्रंथ है, उसमें देखने को मिलता है इन दोनों का जो भी चर्चा हुई है।
81 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है? और उसके हाँ, बिल्कुल ठीक है मिलिंद। और बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जैन तीर्थंकर का कहीं भी अंकन जो कुषाण शासकों के सिक्कों पे नहीं मिलता है, किसी भी कुषाण शासक के सिक्कों पे नहीं मिलता। तो पहला गलत हो जाता है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र था। तो दूसरा बिल्कुल ठीक है, ये कारण बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कथन है वो गलत है। ए गलत है, आर सही है, ठीक है? यानी इसका आंसर होगा डी। 82 है, निम्न स्थानों में से कहाँ से रोमन बस्ती पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए? रोमन बस्ती के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं। सोपाग हो गया, भृगुकाच हो गया, ताम्रलिप्ति हो गया और आर्कमेडू हो गया। सोपारा हो गया, ऐसे ठीक है, आर्कमेडू हो गया। 81 का डी। तो ये कौन सा दोस्तों है? आर्कमेडू, ठीक है, आर्कमेडू। इसको पोडके भी बोलते हैं या पोडकू भी बोल दिया जाता है कई कई जगह, कंफ्यूज मत होइएगा। 81 का डी ठीक है, 81 का डी ठीक है। 82, अब 83 पे आते हैं। 83 क्या कहता है? 83 ये कहता है कि निम्नलिखित में से यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया। और इसकी तरह कुछ और वक्तव्य ये भी कहीं कहीं लिखने को मिल जाए कि 6 लाख की सेना लेकर उसने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो ये वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क और डिमेकस, ठीक है? किसके द्वारा वक्तव्य दिया गया है दोस्तों? ये वक्तव्य दिया गया है प्लूटार्क के द्वारा। और जस्टिन थे, जस्टिन भी कुछ कुछ इसी प्रकार का वक्तव्य देते हैं। हालांकि जस्टिन ये भी चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसको डाकुओं की सेना पुकारते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? डाकुओं की सेना। 84, तेवरम किन शैव संतों के गानों का संग्रह है? तेवरम किस शैव 83 का सी। हाँ, प्लूटार्क। 83 का सी, प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये प्लूटार्क ने कहा हुआ है वक्तव्य। और जस्टिन ने ये कहा था कि उन्होंने उसकी जो सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है, ठीक। तेवरम किस शैव संतों के गानों का संग्रह है? अपार, समंदर, सुंदरर और मणि कछुआर। मणि मणि कच्चकर, मणि काचकर, ठीक है। 84 का इसको यार मैंने लिखा था तिरुवाचकम, तिरुवाचकम, यस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। 1, 2, 3 अपार, समंदर और सुंदरर। मणि काचकर नहीं होगा। मणि काचकर का जो मणि काचकर का अलग से जो जो शैव संत थे वो भी उनका भी एक अलग से वो दिया है, तो वो तिरुवाचकम, ठीक है, उसका दिया हुआ तिरुवाचकम। मणि मेखले के ओ सॉरी मणि काचकर के जो संगीत है, जो भजन है शिव से संबंधित, तो वो तेवरम नाम से तिरुवाचकम नाम से जाने जाते हैं। जबकि इसमें अपार, समंदर और सुंदरर के जो भजनों का संग्रह किसमें है? इसमें है, तेवरम नाम से जाना जाता है। हालाँकि ये जो मैंने इसको देखा था, जो पुराने पेपर में आया, कहीं-कहीं इसको चारों मान लिया गया है कहीं, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा-सा और सर्च किया हूँ तो 1, 2, 3 ही माना गया है। और मणि काचकर को जो है उसका तिरुवाचकम एक अलग से संग्रह है, शिव शैव संत के भजनों का संग्रह अलग से है। 85 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ या किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है? सिंह मतलब जो शीर्ष है उसका सिंह का है। सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, कोल्हुआ स्तंभ, लोरिया, नंदनगढ़ स्तंभ, किसमें दिया गया है? तो ये दोस्तों चारों है, ठीक है, ये दोस्तों चारों है, 1, 2, 3 और 4। अगला है 86, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर है? पहले पश्चिमी तट पूछा था, अब हमें उसके पूर्वी तट की तरफ देखना है, यानी कि उसके पूरब की तरफ देखना है। कावेरी पत्तम, कोरके, मुसरी और टोड्डी। तो ये दो तो नहीं होंगे, 3, 4 ये होंगे, कावेरी पत्तनम और कोरके, ठीक। तो एक और दो इसका सही आंसर होगा, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला है 87 पे,
किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? जब अश्वमेध यज्ञ की बात की थी तो मैंने उसके बारे में कुछ बताया था, कहाँ से मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा पे, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख और फतेहपुर का रे अभिलेख। ठीक, तो ये मिलता है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। 88 है, निम्नलिखित संगम युग के नगरों में से कौन अपने मोतियों तथा मलमल के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के प्रोडक्शन के लिए और मलमल के लिए प्रसिद्ध था, संगम युग का बंदरगाह था या क्षेत्र था। तो अर्कमेडू था, मुसरी था, ओरियोर था, फुहार था, सॉरी फुहार था, अर्कमेडू, मुसरी, ओरियोर, फुहार। फुहार को कावेरी पत्तनम भी बोला जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अर्कमेडू, ठीक है। तो कौन सा फेमस था दोस्तों? अर्कमेडू फेमस था संगम युग में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है? अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्यों में क्या अभिधान प्राप्त होता है? जो अविवाहित लड़कियां हैं, वो अगर किसी बच्चे को जन्म देती हैं, उस बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा तो औरस कानीन क्षेत्रज और सहोदर, औरस कानीन क्षेत्रज और सहोदर, ये था दोस्तों कानीन। ठीक है, अविवाहित महिला से उत्पन्न पुत्र। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। 90 पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी कहां से कहां तक की समुद्री यात्रा का जिक्र करता है? कहां से कहां तक की समुद्री यात्रा का जिक्र करता है? अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, अरब सागर से भूमध्य सागर तक, लाल सागर से बैक्टीरिया तक और लाल सागर से भारत तक। तो ये जिक्र करता है लाल सागर से भारत तक का, जिक्र करता है लाल सागर से भारत तक का। 91 है, तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था? तोलकप्पियार, अगस्त्यार, इरनैयर और नकीरर। तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था? तृतीय संगम का अध्यक्ष दोस्तों कौन था? नकीरर। प्राक गुप्त काल में भारत रोम व्यापार के लिए निम्न कुल 4 भारतीय बंदरगाहों में से कौन सा महत्वपूर्ण था? सोपरा हो गया, ताम्रलिप्ति हो गया, भड़ोच हो गया और अर्कमेडू हो गया। निम्न में से कुल 4 भारतीय बंदरगाहों में से कौन महत्वपूर्ण था भारत रोम व्यापार के लिए? तो वो था दोस्तों अर्कमेडू। ठीक है, कौन था? अर्कमेडू था, प्राक गुप्त काल में। ठीक है, गुप्तों से पहले यानी कि मौर्य काल के बाद, मौर्य काल में। 92 का। 93 का देखते हैं। 93 क्या कहता है? धम्मपद अट्टकथा के अनुसार बुद्ध अपने किसी पूर्व जन्म में इसमेद ब्राह्मण कुमार के रूप में कहाँ पैदा हुए थे? धम्मपद अट्टकथा थी उसके अनुसार। जैसे अट्ट कथाएं क्या थी? जो बुद्ध की जो पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। देखिए मतलब एक तरीके से किस प्रकार से कथाएं कही गई है लोगों को, जो नैतिक ज्ञान देने के लिए, नैतिक आचरण को बनाए रखने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए इस प्रकार की कथाएं कही गई थी। ठीक, साकेत हो गया, नागार्जुन हो गया, अमरावती हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। कहाँ थे दोस्तों ये? इसमेत ब्राह्मण कुमार, नागार्जुन में। ठीक है, इसका आंसर बी हो गया। आगे चर्चा करेंगे। 94, किस सातवाहन शासक को पदेश्वर दक्षिणामेश्वर कहा गया है? किस सातवाहन शासक को? पुलमावी पुलमावी हो गया, विमुख हो गया, सातकर्णी हो गया, हाल हो गया। ठीक है, सिमुख है ये, विमुख नहीं है। ठीक है, पुलमावी, सुमुख, सातकर्णी और हाल। ठीक है, तो ये कहा गया था पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। और पुलमावी को दोस्तों जो पराजित किया गया था वो रुद्रदमन द्वारा पराजित किया गया था। जो शक शासक थे रुद्रदमन, उनके द्वारा पराजित किया गया था। किसको? पुलमावी को। 95, किस शक शासक ने पुलमावी को पराजित किया? लो क्वेश्चन भी आ गया। नहपान, रुद्रदमन, चस्टन और रुद्र सिंह तृतीय। तो ये थे रुद्रदमन। ठीक, 96, किस ग्रंथ से कनिष्क के पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने और अश्वघोष बुद्ध के मीनापास अनोखा कुक्कुट प्राप्त करने का वर्णन है? भिक्षा पात्र होना चाहिए, बुद्ध का भिक्षा पात्र। और अनोखा कुक्कुट प्राप्त करने का वर्णन है किस ग्रंथ से? कनिष्क है ये। ठीक,
पाटलिपुत्र पर कनिष्क के पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने, फिर वहाँ से अश्वघोष और बुद्ध के भिक्षा पात्र और नौका कुक्कुट प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। कथा, विभाषा सूत्र, बुद्ध चरित और श्री धर्म पिटक निदान सूत्र किस चीज से मिलता है, किस ग्रंथ से मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है श्री धर्म पिटक निदान सूत्र से। ये चीज मिलती है कि उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था कनिष्क ने, फिर वहां से उन्होंने अनोखा कुक्कुट और बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। कथन और कारण दोनों दिए मिला लेते हैं। सातवाहन काल में समाज 4 श्रेणियों में बटा था जिसका आधार व्यवसाय था। ठीक, और वे एक प्रगतिशील समाज चाहते थे जो विविध प्रकार की संकीर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त हो। ठीक है, सातवाहन काल में समाज 4 जातियों में बटा था, जो जैसे जो 4 जो जातियां थी, मतलब जो वर्ण की बात हो रही है, वर्णों 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ था। और इसको चूंकि उस समय वर्ण संकर जातियों विदेशी आक्रमण हो चुके थे, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, इनफैक्ट हो भी चुके थे। तो उस समय बहुत सी जो विदेशी जातियाँ थी, उन्होंने यहाँ के भारतीय परंपराओं को, यहाँ के जो विख्यात धर्म थे, उन धर्मों को अपना लिया और यहाँ पे अपने यहाँ की महिलाओं से शादी की, उनसे बच्चे पैदा किए। तो उन जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको वर्ण संकर जाति के रूप में दिखाने लगा। तो वर्ण संकर जाति बहुत अधिक मात्रा में होने लगी थी। सामाजिक परिवर्तन होने लगे थे। तो सातवाहन शासक थे जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, उन्होंने क्या किया था, जो प्राचीन व्यवस्था थी, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। इसलिए ये खुद को आदित्य ब्राह्मण या द्विज ब्राह्मण की अपने आप को संज्ञा देते हुए नजर आते हैं। तो ये तो ठीक है पहला, लेकिन वो इस प्रकार का कोई प्रगतिशील समाज नहीं चाहते थे कि वो समाज प्रगतिशील हो, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। 98 निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से? बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और उपयुक्त सभी, ये सभी है। 99 है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका क्या नाम था दोस्तों? वो नाम था कुमार देवी, दत्त देवी, करुवाकी और हेलन था। इसका नाम था हेलन। डी बिल्कुल ठीक होगा। 100 है, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णु पुराण, मुद्रा राज, अर्थशास्त्र और दिव्य बदान। ठीक है, देखिए जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, ज्यादातर ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र आया है, उसमें कहीं भी इनको क्षत्रिय नहीं माना गया। उनको जैसे मुद्रा राक्षस में जो विशाख दत्त कृत है, यहाँ पे इनको वृषल बोला गया है। वृषल में इस मतलब कुल विहीन या फिर कुलहीन जिनको बोला गया है। ठीक है, दिव्य बदान में बौद्ध ग्रंथ में इनको क्षत्रिय माना गया है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। तो आज थोड़ा-सा लेट धीरे-धीरे करके थोड़ा पढ़ाना पड़ा। जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं, उचित महसूस नहीं हो रहा है। तो प्रयास किया है मैंने, मतलब कंटिन्यूटी थोड़ी-सी बना के रखी जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। और उम्मीद करता हूँ जो आज की क्लास होगी आपको पसंद आई होगी। जो क्वेश्चन है, कंटेंट, आपको जो क्वेश्चनों का जो लेवल लग रहा है आपको अच्छा लगा होगा। देखिए मैं इससे ईज़ी भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, बहुत ईज़ी बना सकता हूँ। इतने ईज़ी जो पीजीटी में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जैसे आप सभी लोग जानते हैं जो पीजीटी और जो शिक्षा आयोग द्वारा कराया जाता है उसका लेवल बहुत उसमें आप अगर मॉडरेट पेपर नहीं बनाया जाता, अगर साधारण एवरेज पेपर बनाया जाता है तो उसमें बड़ी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है? लेकिन जब मॉडरेट पेपर बना देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छी स्टडी वाले होते हैं, उनको मौका बहुत अच्छा मिल जाता है कि वो और लोगों से थोड़ा-सा आगे निकल जाएँ। ठीक? तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा-सा मॉडरेट पेपर के हिसाब से, साधारण चीज़ें आप सभी लोगों को पता होंगी। ठीक है? उसमें मुझे नहीं लगता आप लोग को किसी प्रकार से संशय रहता होगा। तो जो साधारण इतिहास है, सामान्य इतिहास है, वो आप सभी लोगों का बेहतर होगा और हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा बेहतर हो। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय सर्दी का माहौल चल रहा है, सर्दी लगातार तेज़ी से बढ़ रही है और पेपर भी एलटी का आप लोगों का नज़दीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छी प्रिपरेशन में होंगे और प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो थोड़ी-सी एडवाइस यही है, दिमाग को शांत रखिए, फिज़ूल के पचड़ों में मत पड़िएगा और समय बेकार मत बर्बाद करिएगा, कुछ दिन और शेष बचे हैं। देखूँगा अगर इस सेक्शन से एंशिएंट हिस्ट्री के कितने कुछ और पोर्शन कंप्लीट करा पाता हूँ। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, उतना तक तो आपको करा ही दूँगा एंशिएंट हिस्ट्री का और उम्मीद करता हूँ उस हिस्से से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, ठीक? और बाकी टीजीटी, पीजीटी के लिए देखा जाएगा क्या करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग आएँगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और तब तक के लिए दोस्तों अलविदा लेते हैं। गुड नाइट और रात्रि को अच्छे से सोइए, ठीक है? अच्छी नींद बेहतर दिमाग प्रदान करती है आपको, फ्रेश माइंड देती है अच्छी नींद। तो नींद बहुत अच्छी लीजिएगा, ठीक? चलिए मिलते हैं कल, गुड नाइट।